नमस्कार साथियों, मैं हूं मुकेश कुमार परमार और गौरव ज्ञान धारा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, लास्ट क्लास में हमने संज्ञा प्रकरण को पढ़ा और संज्ञा पढ़ते हुए हमने इसके शाब्दिक अर्थ के साथ और इसकी परिभाषा को समझते हुए हमने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के भिन्न उदाहरणों के द्वारा इसको समझने का प्रयास किया। आशा है आप सभी ने भी इसको अच्छे से समझा होगा और पढ़ा भी होगा। किस तरह से व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में अपन भेद जो है वो कर पाते हैं, क्या मौलिक भेद है उनमें, किस तरह से आप जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में किस तरह से आप उसको समझ सकते हैं और किस तरह से उसमें भेद कर पाते हैं। संज्ञा किस तरह से समझते हैं कि संज्ञा में इस सृष्टि में जितनी भी पाने वाली चीजें हैं वो सारी ही सारी जो है कहीं ना कहीं संज्ञा है। इस बात का आपने विशेष अध्ययन किया। फिर जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है जिसमें मैंने बात की आपको कि किस तरह से भाववाचक संज्ञा है वो जातिवाचक, जातिवाचक से भाववाचक, क्रिया विशेषण से क्रिया से भाववाचक में या विशेषण से भाववाचक संज्ञा में अपने तब्दील होने वाले जितने भी भिन्न उदाहरण है उससे संज्ञा को समझने का प्रयास किया। आशा है आप लोगों ने उन प्रश्नों को भी समझा होगा और समझकर उन्हें अपने जहन में उतारा होगा कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आप उसके उन प्रश्नों को अच्छे से हल कर पाए। तो लीजिए, आज की अपना जो बोर्ड द्वारा निर्धारित जो पाठ्यक्रम है उसका उसकी द्वितीय क्लासें हैं ये, और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं आज सर्वनाम और उसके भेद। लीजिए मित्रों, ये है अपना सर्वनाम और उसके भेद को लेकर बात करते हैं कि किस तरह से सर्वनाम टॉपिक को अपन समझेंगे। सबसे पहले मैं इसके शाब्दिक अर्थ को समझाने से पहले इसकी एक परिभाषा है जो साधारणतया हम समझते हैं और साधारणतया हमसे आम तौर पर हम इसको पढ़ जाते हैं, जिसमें आप पासबुक से या रिफ्रेशर बुक्स में आपने हमेशा से पढ़ा होगा। तो लीजिए, मैं सबसे पहले इसको ही एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपने जो पढ़ रखी है और उसको एक विशेष तौर से अपने यहाँ पर पढ़ सकते हैं। भाषा में सुंदरता, देखिए सबसे पहले भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता एवं पुनरुक्ति दोष, एक शब्द आया है यहाँ पर पुनरुक्ति दोष। पुनरुक्ति दोष का मीन्स होता है कि बार 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 जब एक ही शब्द की आवृत्ति होती है तो कहीं ना कहीं उसकी सुंदरता खो जाने का डर रहता है। वाक्य में कहीं ना कहीं उसकी सुंदरता जो है वो खोने लगती है। इसलिए उसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए या उसकी संक्षिप्तता को बताए रखने के लिए कम शब्दों में अपन बहुत कुछ कह पाए और पुनरुक्ति दोष का निवारण हो से बचने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम होता है। कितनी सुंदर परिभाषा है ये, और इस परिभाषा के माध्यम से हम समझ पा रहे हैं कि वाकई में सर्वनाम है क्या। वैसे तो मैं आपको अभी सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले इस परिभाषा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अर्थात सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब कि संज्ञा के जो प्रतिनिधि शब्द है, जो संज्ञा का प्रतिनिधि करते हैं, जो प्रतिनिधित्व निभाते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। सीधी सी बात की, अर्थात सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं अपन कि सीता आज शाम शाला नहीं आई क्योंकि वह बीमार है। यदि यहां पर मैं वापस कहता कि सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है, तो यहां पर कहीं ना कहीं उसकी सुंदरता में जो है भेद आ रहा है। अर्थात हमने उस सीता शब्द की जगह हमने क्या किया? वह प्रयुक्त कर दिया। तो ये सीता जो संज्ञा है उसकी जगह सर्वनाम वह, उसका एक प्रतिनिधित्व चिन्ह जो है वो यहां पर उपयुक्त हुआ और इसे हम सर्वनाम कहते हैं। इस एग्जाम्पल के द्वारा इस चीज को अपन समझकर यहां पर समझ सकते हैं। अर्थात एक और परिभाषा इसकी देख लेते हैं जो सामान्यतः इसकी बात करते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं।
ये इसका पूरा अर्थ था और इस परिभाषा के माध्यम से इसको और भी ज्यादा पुश करते हैं इस वर्ड को कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं अपने आप में सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, वह, यह, वह, वे, क्या, कौन, ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं सर्वनाम कहलाती हैं। ये इसके एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं सर्वनाम शब्द को थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। सर्वनाम, प्रोनाउन, हमने कल पढ़ा संज्ञा। तो संज्ञा में हमने व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, इसकी हमने बात की। संज्ञा की जो रूप है, चाहे वो व्यक्ति के रूप में हो, वस्तु के रूप में हो, स्थान के रूप में हो, प्राणी के रूप में हो, हवा के रूप में हो, अवस्था के रूप में हो, गुण के रूप में हो, दोष के रूप में हो, जितनी भी संज्ञाएं हैं, या अपन कह सकते हैं कि इमोशन से लेकर, हमारी भावनाओं से लेकर, अवस्थाओं से लेकर, दशाओं से लेकर, गुणों से लेकर, व्यक्ति से लेकर, वस्तु से लेकर, जितनी भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में संज्ञा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सब नाम संज्ञा का ये एक शाब्दिक अर्थ था। अब यहां पर बात है सर्वनाम की। तो बात कर सकते हैं कि सर्व मतलब कि सब का, या तो अपन बात करें सब नाम, सब का नाम। सर्वनाम का मीन्स क्या होगा? सब का नाम, प्रत्येक का नाम जो है वो अब सर्वनाम हो सकता है। अब यहां पर क्या था? सब नाम मतलब कि जितने भी नाम है वो संज्ञा है, और सर्वनाम का मीन्स है कि सब का नाम, इस सृष्टि में पाए जाने वाले जितने भी सजीव निर्जीव अवस्थाएं, दशाएं, गुण, दोष जो भी उपलब्ध है इस प्रकृति में, इस सृष्टि में, वो कहीं ना कहीं क्या है? संज्ञा है। अब बात यहां पर यह आ रही है कि संज्ञा और सर्वनाम में वाकई में मौलिक भेद क्या हो सकता है, इसमें क्या फर्क है, डिफरेंस क्या है इसमें? तो देखिए, हम बात करते हैं मौलिक भेद की। तो संज्ञा में क्या होता है कि संज्ञा में जो पदार्थ का बोध कराते हैं वही नाम, जिस पदार्थ का नाम जो है वो बोध करा रहा है संज्ञा, वही होगी। संज्ञा में क्या होगा कि जिस पदार्थ का आपसे बोध कराते हैं वही नाम जो है क्या होगा? अपने आप में संज्ञा रहेगी। ये संज्ञा का अपना एक एरिया है कि वो क्या करेंगे कि जिस नाम को आपने बताया है बस उसी नाम तक वो सीमित रहेगा, संज्ञा केवल वही तक रहेगी। बट सर्वनाम का क्या होता है कि सर्वनाम तो सबका नाम है, ये सिर्फ नाम जिस पदार्थ को किया गया है वो नाम। अब सर्वनाम में क्या होगा कि पूर्व पर संबंध से संसार में सभी प्रकार के पदार्थ का बोध हो सकता है। मीन्स जितने भी, ये पूर्व पर शब्द ये विशेष आता है कि संसार में जितने भी तर्क से जो संबंध है, उन संबंधों के आधार पर जितने भी पदार्थ जो हैं इस उपलब्ध है इस सृष्टि में, उन सब के साथ जो है सर्वनाम का भेद हो सकता है। जैसे जैसे अभी आप जहां पर भी बैठे हैं, जैसे आप मार्केट में पड़ गए हैं तो मार्केट में कार भी है, मार्केट में दुकान भी है, मार्केट में लोग भी हैं, मनुष्य भी हैं, आपके पास घड़ी भी है, बस भी खड़ी है। इस तरह से जितनी भी चीजें, जैसे मेरे पास पेन भी है, पुस्तक भी है, ये सारी वस्तुएं जितनी उपलब्ध है मेरे पास में, इन सब को मैं
सर्वनाम के साथ में जोड़ सकता हूं। संज्ञा क्या करता है कि जो शब्द जिसको जो नाम दिया गया है वो वहां तक ही सीमित रहता है, इसके अलावा इसका क्राइटेरिया नहीं होता। लेकिन ये सर्वनाम सबके लिए है, हर किसी चीज से इसको आप जोड़ सकते हैं। 11 प्रकार के जो सर्वनाम हैं उन सर्वनामों को आप दुनिया की किसी भी चीज में आप लोग जोड़ सकते हैं। ये मौलिक भेद होता है संज्ञा और सर्वनाम में। जिस तरह से अपन कहते हैं कि जो 11 सर्वनाम है उन 11 ही सर्वनाम को, चाहे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, जितने भी 11 प्रकार के जो सर्वनाम है, इन 11 ही सर्वनामों को सृष्टि की जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी जगह आप उपलब्ध करा सकते हैं, उनका प्रतिनिधित्व आप कहीं पर भी कर सकते हैं। ये एक मौलिक भेद होता है संज्ञा और सर्वनाम में। आशा है आपको ये कंसेप्ट जो है समझ में आया होगा, संज्ञा और सर्वनाम के बीच में जो मौलिक भेद है उसका। अब अपन आगे चलते हैं, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद में बात करते हैं तो सबसे पहला जो भेद आता है इसका वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले पुरुषवाचक भेद जो है इसमें अपने ये 3 टाइप बताए, जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सबसे पहले तो ये कहेंगे कि पुरुष है क्या। यहां पर अपन जब पुरुषवाचक सर्वनाम को जब इसकी व्याख्या करते हैं, इस शब्द को समझते हैं, तो पुरुष क्या है? पुरुष कोई व्यक्ति है? नहीं। यहां पर देखिए, पुरुष वो है जो सबसे पहला उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष का मीन्स ये है कि जो बात कर रहा है, बात करने वाला, जो बात कर रहा है वो है उत्तम पुरुष। जैसे मैं, हम, ये उत्तम पुरुष कहलाएंगे। फिर जिससे बात की जाए, आगे वाला कौन है? जिससे बात की जाए वो हो जाएगा आपका मध्यम पुरुष। जिससे बात की जाए वो है आपका मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष हम कहेंगे कि जिसके बारे में बात की जाए। हम और आप, मैं बात करने वाला हूं, आप मेरे सामने हैं जिसको मैं बात कर रहा हूं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष वो होगा जिसके बारे में हम दोनों मिलकर बात कर रहे हैं। तो जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए वो अपने आप में क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। ये तीनों ही बातें यहां पर अपन करते हैं और तीनों ही पुरुषों को अच्छे से समझते हैं। अब यहां पर देखिए, उत्तम पुरुष में जो उत्तम पुरुष है इसका जो सूचक शब्द रहेगा, जो सर्वनाम रहेगा उत्तम पुरुष का, उत्तम पुरुष का जो मूल सर्वनाम होता है वो हमेशा ध्यान रखें, मैं। ये हमेशा कहीं एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तम पुरुष का मूल सर्वनाम कौन सा है, तो मैं। अगर एक वचन है तो मैं, और यदि बहुवचन है तो हम। इस चीज का विशेष ख्याल रखें। ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमेशा आपको बेसिकली पूछे जाते हैं। उत्तम पुरुष का मूल सर्वनाम कौन सा है, तो मैं, और एक वचन है तो मैं, और बहुवचन है तो हम। फिर मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का जो मूल सर्वनाम है वो है तू। एक वचन है तो तू अर्थात तुम, अगर बहुवचन है तो तुम। अब देखिए, तू तो हम कहते नहीं है किसी को, और तुम कहना भी कहीं ना कहीं उचित नहीं रहता है। कहते हैं कि ये अशिष्टता का प्रतीक होता है अगर तू कहना है। तो अब क्या होता है कि हम इस तू और तुम की जगह क्या कर देते हैं, आप कहना शुरू कर देते हैं। क्या कर देते हैं, आप। अर्थात जहां पर आदर भाव जो है हम प्रस्तुत करते हैं, किसी के लिए आदर भाव महसूस करते हैं, तो वहां पर हमेशा आप शब्द का प्रयोग होता है। और ये आप जो है मध्यम पुरुष में प्रयोग होता है। एक चीज ध्यान रखें, पुरुषवाचक सर्वनाम में जब आप लगता है और जहां पे आदर सूचक शब्द में अगर आपका प्रयोग आप कर रहे हैं तो वहां पर मध्यम पुरुष जो है वो कार्य करेगा।
ये क्वेश्चन कई बार बनते हैं। आज जैसे आप आ गया, अब आप वर्ड को वहां पर यूज किया गया है, लेकिन वहां पर निजवाचक सर्वनाम भी है। मैं आगे आगे आपको ये चीजें और एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अगर वहां पर सेंटेंस में कहीं ना कहीं आदर भाव के लिए अगर आपका प्रयोग हुआ है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि वहां पर मध्यम पुरुष जो है वो काम कर रहा है। ठीक है। फिर बात आती है अन्य पुरुष की। तो अन्य पुरुष में देखिए, अन्य पुरुष में यह, वह, समीप की वस्तुओं के लिए यह, दूरवर्ती चीजों के लिए वह, और अगर बहुवचन है तो ये, वे, और एक होता है वो। ये जो सर्वनाम है ये अन्य पुरुष के लिए उपयुक्त किए जाते हैं। एक चीज और ध्यान रखें कि षष्ठी में हमेशा तीन चीजें बनाई गई है। पुरुषवाचक सर्वनाम के तहत हम देखते हैं कि षष्ठी में तीन चीजें बताई गई है कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। या तो वक्ता, एक तो वक्ता होगा या लेखक होगा, उसके माध्यम से ही बात की जाएगी। या तो मैं कह रहा हूं तो मैं वक्ता हूं, या तो मैं कहकर अपने आप को अपनी अपनी बात की शुरुआत करूंगा, या मैं लिखकर करूंगा। तो अगर कहीं ना कहीं वक्ता की बात आए, वक्ता और लेखक हैं, वक्ता और लेखक अगर हैं तो वो जाएंगे सीधे उत्तम पुरुष में। और अगर पाठक और श्रोता है तो मध्यम पुरुष में। इसके अलावा जितने भी जो जो स्थितियां बनती हैं वो सारी स्थितियां किसमें जाएगी? अन्य पुरुष में। वक्ता लेखक की बात आए तो उत्तम पुरुष का वो पार्ट रहेगा, और पाठक श्रोता रहे तो वो मध्यम पुरुष का पार्ट रहेगा। इसके अलावा जितनी भी स्थितियां बनती है वो अन्य पुरुष की द्योतक रहेगी। ये है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। इस पुरुषवाचक सर्वनाम को अपन इस तरह से अच्छे से समझ सकते हैं। अब संसार में जो तीन लोगों के बारे में अपन बात करते हैं, उन तीन लोगों के बारे में जो भी इस सृष्टि में बनाई गई तीन लोग, बात मैं, तुम और वो, तो उन तीनों में ये चीजें आपको उभर कर सामने आती है। और इस तरह से इस पुरुषवाचक सर्वनाम को हम जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चित, निश्चितता। निश्चितता में देखिए कि अब ये जो मैंने वर्ड यहां पे यूज किया, अन्य पुरुष के जितने भी सर्वनाम थे एज इट इज यूं के यूं ये निश्चयवाचक सर्वनाम में भी प्रयुक्त होंगे। यह, नजदीक के लिए यह, वह, ये, वे और वो। अब यहां पर मैं आपको जब निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये एक परीक्षा के रूप में क्लास है ये, कि इसमें अपन जब इसके भेद अपन पढ़ रहे हैं तो मैं निश्चयवाचक में और अन्य पुरुषवाचक के जितने भी जो सर्वनाम है वो सेम होने की वजह से इसमें डिफरेंस क्या रहता है कि अगर जहां पर किसी प्राणी विशेष की बात हो रही है तो अन्य पुरुष में ये सर्वनाम जो है वो उपयुक्त होंगे। लेकिन अगर वस्तु या स्थान है, अगर वहां पर वस्तु या स्थान है तो वस्तु स्थान को लेकर इन सर्वनाम का प्रयोग किया गया है तो वहां पर वो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यह मेरा मकान है, वह मेरे खेत है। इस तरह से अपन बात कर सकते हैं। इन एग्जाम्पलों से हम लोग यह, वह, ये, वे, वो जो सर्वनाम है, जो अन्य पुरुष के और निश्चयवाचक सर्वनाम के जो सर्वनाम सेम है, जो समान है, इनमें यह भेद हो सकता है कि अन्य पुरुष के जो सर्वनाम है वो कहीं ना कहीं प्राणी विशेष के लिए उपयुक्त होते हैं, और जो निश्चयवाचक सर्वनाम के जो ये सर्वनाम है वो जो है वस्तु या स्थान के लिए प्रयुक्त होते हैं। क्लियर? आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको जो बारीकी चीजें हैं, पहले वास्तविक में अपन बात तो इसके बाद पश्चात तो हम कुछ प्रश्नों को लेकर बात करेंगे, लेकिन ये बेसिक की चीजें हैं कि जो आपके सर्वनाम के विषय को, सर्वनाम के प्रकरण को कहीं ना कहीं पुष्ट करती है, और पुष्ट करने के लिए इन बारीकियों को समझना जरूरी है। क्यों? कि यहां पर यह, वह, ये, वे, वो, इसको लेकर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपकी जो ये भर्ती परीक्षा है, इस भर्ती परीक्षा में कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो सेम हो, समान सर्वनाम वर्क कर रहे हो, वहां पे कार्य कर रहे हैं, तो उसमें किस आधार पर, प्रश्न की प्रकृति के आधार पर हमें किस तरह से उत्तर को निकालना है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, आप आदर सूचक वर्ड होगा तो वहां पर ये आप मध्यम पुरुष में जाएगा, यहां पर यह
वह, ये, वे और वो परीक्षा की जो प्रश्न की जो प्रकृति होगी, उस प्रश्न की प्रकृति पे हम निश्चय करेंगे कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है या अन्य पुरुष का एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं। अनिश्चयवाचक, कोई और कुछ। अब देखिए अनिश्चितता, जहां पे अनिश्चय हो, आप पता नहीं कर पा रहे कि क्या है, उसमें भी दो कंडीशन है, या तो कोई है या कुछ है। अब कोई जो है, ये वर्ड हमेशा ध्यान रखें सजीव वस्तुओं के लिए होगा। कोई जो है वो सजीव वस्तुओं के लिए होगा, सजीव प्राणी के लिए होगा जो सजीव होगा। और कुछ जो है वो या तो निर्जीव या कुछ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो, उनके लिए ये जो है वो प्रयुक्त हो सकता है। इस तरह से जैसे देखते हैं कि दाल में कुछ पड़ा है, अब दाल में ऐसे कुछ छोटे मोटे जीव आ जाते हैं तो अपन कहते हैं दाल में कुछ पड़ा, अपन ये नहीं कहते दाल में कोई है, ऐसा नहीं कह सकते, तो बहुत विचित्र बात हो जाएगी। लेकिन जब अपन बात करते हैं कुछ छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों की, तो उसमें कुछ देखकर अपन बात कर सकते हैं, या निर्जीव वस्तु के लिए भी कुछ का प्रयोग होता है। यहां पर निश्चय नहीं हो पाता, आप निश्चित नहीं हो पाते कि वाकई में है क्या। कोई शब्द का प्रयोग हो रहा है, कोई ना कोई दरवाजे पे कोई खड़ा है, अब है कौन निश्चित नहीं है, लेकिन है जरूर। कुछ, कुछ का मीन्स आप अभी निश्चित नहीं है, आपको पता है जरूर, लेकिन क्या है ये पता आपको नहीं है। तो निश्चितता अनिश्चितता का बर्ताव जो है इन सर्वनामों के माध्यम से अपन पहुंचा सकते हैं। फिर संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम का जो सर्वनाम है वो है जो, मुख्यतः यहां पर होता है जो। इनको आगे वाले पेज में ले लेते हैं। संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। संबंधवाचक, आप इसे देखना चाहे तो एक बार पढ़ सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं संबंधवाचक सर्वनाम की। संबंधवाचक सर्वनाम का जो सर्वनाम है मुख्य वो है जो। अब इसमें क्या होता है कि जो दो वाक्यों को जोड़ना, उपवाक्यों को जोड़ना या संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ने का काम इस संबंधवाचक सर्वनाम करता है। जैसे जो लड़का खड़ा है वो मेरा भाई है, वो मेरा भाई है। जिसे जिसने मेहनत की वही सफल हुआ, या वही सफल रहा। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि जिसने, जो ये संबंधवाचक ये आपस में कहीं ना कहीं जो है संबंध स्थापित करते हैं और दो उपवाक्यों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। फिर अपन बात करते हैं संबंधवाचक के बाद में प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम में हम देखते हैं कि कौन और क्या। कौन और क्या के बारे में अपन बात करेंगे कि जैसे कौन मतलब कि अब प्रश्न हो रहा है, वहां पे आपसे कहीं ना कहीं प्रश्न किया जा रहा है। प्रश्न कौन है, क्या है, ये अपने आप में ही कहीं ना कहीं जो वहां पर प्रश्न बन रहे हैं। ये सर्वनामों की प्रकृति है, सर्वनाम के भेद है, और हमें इन सर्वनाम के माध्यम से जो प्रश्न की प्रकृति है उसके आधार पर हमें पता करना है कि यहां पर कौन सा सर्वनाम बन रहा है। तो कौन जो सर्वनाम होगा वो सजीव के लिए होगा। किसके लिए होगा? सजीव के लिए। कौन है। और क्या, क्या जो है निर्जीव वस्तुओं के लिए, या कोई अमूर्त चीज के लिए जिसकी कोई मूर्ति नहीं है, या फिर कोई विचार हो, हम जो विचार करते हैं, इन तीनों स्थितियों में क्या का प्रयोग
होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम का, संबंधवाचक और ये प्रश्नवाचक। अब आता है निजवाचक सर्वनाम। देखिए मित्रों, ये जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा है, इसमें आपसे ये नहीं पूछेंगे कि सर्वनाम के प्रकार कितने हैं। आप भर्ती परीक्षा की प्रकृति पे न जाएं, राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है ये। इसमें प्रश्नों का स्तर भी अपने आप में कुछ ऊंचाई वाला होगा, क्योंकि कंपटीशन आप देख रहे हैं राजस्थान में। आज राजस्थान का हर एक युवा सरकारी नौकर बनना चाहता है और अपनी जो जिंदगी को है वो सुकून भरी बनाने की कोशिश में लग रहा है। रात दिन लोग मेहनत करते हैं। आप भी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रयास करें और इस सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के लिए दिन रात अपनी मेहनत लगाएं और इस जॉब को प्राप्त करने की कोशिश करें। सामान्य तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, कहीं ना कहीं प्रश्नों का स्तर, आपका कठिनाई स्तर, हालांकि माध्यमिक स्तर है, इतना भी अधिक डीपली नहीं जाना है, लेकिन तो भी आप अपना स्तर रखें। लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का सर्वनाम है आप। आप एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर जो अंग्रेजी का यू है उसे नहीं बात करनी है। सेल्फ, सेल्फ से रिलेटेड बात है। निजवाचक मतलब खुद का, मैं खुद ये काम करूंगा, मेरा अपना खुद का यह व्यवसाय है, मेरी अपनी खुद की यह जो है, ये दुपहिया वाहन है, ये मेरी कार है। इस तरह से आप जहां पर सेल्फ की बात आए वहां पर ये निजवाचक सर्वनाम होगा। तो यहां पर भी आप है। मैंने आपको एक कंडीशन में अभी और आगे भी बताया था, आप जहां पर मध्यम पुरुष की बात आई थी। तो ये जो कहीं ना कहीं विवादास्पद स्थिति है, इसे क्लियर करें आप। और भी अन्य पुरुषों, जो अन्य पुरुष वाला मैंने आपको जो बताया था अभी, उसमें भी कहीं ना कहीं आप बन जाता है। तो वहां पर क्या होगा कि आप किसी का परिचय दे रहे हैं, तो वहां पर आप बन सकता है। जैसे कि श्रीमान गौरव सिंह जी गानेराव ने जो पूर्व में कितनी ही प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं, उसमें राजस्थान के युवाओं को सरकारी नौकर बनने में बहुत ज्यादा मदद की। अर्थात इस तरह से उनके आप परिचय दे सकते हैं। तो आप किसी का परिचय दे रहे हैं तो अपन कहते हैं कि आप श्रीमान गौरव सिंह जी गानेराव। तो इस तरह से आप शब्द का जो प्रयोग होता है वो कहीं ना कहीं अन्य पुरुषवाचक में जाता है। अब आप मध्यम पुरुष के लिए भी बन रहा है, आप निजवाचक के लिए भी बन रहा है और आप अन्य पुरुषवाचक में भी बन रहा है। अब ये प्रश्न की प्रकृति पर जाएगा कि यहां पर कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक का मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है या निजवाचक सर्वनाम है। तो तीनों ही स्थितियों में मैंने आपको क्लियर कर दी है और आप भी इस चीज को बार बार रिपीट करें और इसको समझने का प्रयास करें। यह है आपका निजवाचक सर्वनाम आप। आशा है आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा आपका। नेक्स्ट देते हैं अपन। ये मैंने आपको परिचय बताया है इस सारी स्थिति का, जितने भी आपके ये सर्वनाम थे उन सबको, जिसमें अपन ने बात की संज्ञा और सर्वनाम। सर्वनाम प्रकरण को पढ़ रहे हैं, लेकिन संज्ञा में और सर्वनाम में जो मौलिक भेद है वो क्या है, उस स्थिति को मैंने आपके सामने स्पष्ट किया। तत्पश्चात अपन ने पुरुषवाचक सर्वनाम के जो तीनों भेद है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, उसमें कौन कौन से सर्वनाम उपयुक्त होते हैं और कौन कौन सी स्थितियों में हम इनको चयन कर सकते हैं इनका। तत्पश्चात बात की अपन ने निश्चयवाचक सर्वनाम की, उसके बाद में अनिश्चयवाचक सर्वनाम की, उसके पश्चात बात की हमने प्रश्नवाचक सर्वनाम की, निजवाचक सर्वनाम की। इस तरह से 6 के 6 प्रकार जो हैं ये सर्वनाम हमने उपयुक्त करते हुए हमने इनके विभिन्न उदाहरणों से इसको समझने का प्रयास किया है। अब देखिए, मूल रूप से इस पुरुषवाचक सर्वनाम को मैं एक्सप्लेन करने से पहले बता दूं कि मूल रूप से आपके जो सर्वनाम है वो 11 है, जिसमें मैं, तुम, मैं, तू, आप, यह,
वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ये जो 11 प्रकार के मूल रूप सर्वनाम हैं, इन्हें आप याद रखें। अगर आपसे कोई पूछता है कि मूल रूप से सर्वनाम कितने हैं, तो 11 है, और इन्हीं के आधार पे इस सर्वनाम का खेल पूरा अच्छी तरह से समझ में आता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। जैसे तो हमने डिटेल से पढ़ लिया, लेकिन फिर से एक एक करके इसको अपन डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी पुरुष, स्त्री के लिए होता है, जिसमें बोलने वाले, सुनने वाले तथा इसके संबंध में कुछ कहा जा रहा है, तीनों पुरुषों का बोध कराया जाए, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो भी बोल रहा है या किसको कह रहा है, जिससे बात कर रहा है, और किसी तीसरे के बारे में भी बात कर रहा है, तो तीनों ही स्थितियों में जब बात होगी तो ये तीनों प्रकार के पुरुष जो है वो सामने अपन के आता है, जिसमें 3 भेद है। उत्तम पुरुषवाचक सबसे पहला अपने सामने आता है, उत्तम पुरुषवाचक। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करे, जैसे मैं, मेरी, मेरे, हम, हमारा, हमारी, मुझको, मुझे आदि। ये जितने भी शब्द है ये आपको याद होने चाहिए, जिसमें आपको इसमें से कोई भी वर्ड आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी सेंटेंस का किसी भी वाक्य में प्रयोग करते हुए आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कौन सा सर्वनाम है, ये कौन से सर्वनाम की स्थिति यहां पर बन रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको जब भी सर्वनाम का नाम पूछा जाए, तो ये शब्द अगर आपके पास में याद होंगे तो आप अच्छे तरीके से इसका आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज आपको समस्याएं आ सकती है। एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि पुरुषवाचक सर्वनाम, ध्यान रहे कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, ये दोनों ही पुरुषवाचक सर्वनाम में कहीं ना कहीं प्रधान होते हैं। प्रधान सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम में जो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष सर्वनाम जो है वो प्रधान सर्वनाम है, प्रधान सर्वनाम रहते हैं, ये चीज ध्यान रखें। और जो अन्य पुरुष है, जो अन्य पुरुष है वो गौण, वो गौण रहता है। इस चीज का भी आप विशेष ख्याल रखें। फिर आगे चलते हैं, अपन उत्तम पुरुषवाचक को अपने पढ़ लिया है। अब बात आती है मध्यम पुरुषवाचक की। एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि षष्ठी में जो 3 प्रकार के पुरुषों की बात होती है, जिसमें बात की थी कि जो कहने वाला अर्थात वक्ता या लेखक, या तो वो बोल के कहेगा या लेखक किताब के माध्यम से कहेगा, या फिर श्रोता या पाठक। वक्ता कहता है, श्रोता सुनता है, और जो लेखक होता है वो लिखता है और पाठक उसको पढ़ता है। तो वक्ता और जो लेखक है वो दोनों ही किस श्रेणी में आएंगे, उत्तम पुरुष की श्रेणी में आएंगे, और जो पाठक और श्रोता है वो मध्य पुरुषवाचक की, जो पुरुषवाचक में जो उनका मान होगा। ठीक है, अब देखिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता तथा सुनने वाले के लिए करें, जैसे तुम, तू, तेरा, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आप, आपका, आपकी, आपके आदि, ये जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए उपयुक्त होते हैं। आप इन्हें कहीं ना कहीं सरलता से न लें, क्योंकि जब कृष्ण बनकर सामने आते हैं एक वर्ड भी इसमें यूज हो जाता है, और जब स्थितियां अलग अलग आपके सामने होती है तो आप लोग ध्यान करें कि वहां पर जो भी सर्वनाम उपयुक्त हुए हैं वो प्रश्न की प्रकृति क्या कह रही है, पूछ क्या रही है, वहां पर उस प्रश्न की प्रकृति पे जाएगा आपका ऑप्शन। अगर आपका कंसेप्ट वहां पे क्लियर है तो ही आप उस उत्तर तक जा पाओगे, अदरवाइज वहां पर आपको समस्याएं आ सकती है। इसलिए ध्यान रहे, पुरुषवाचक सर्वनाम में जो उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और अन्य पुरुष है, इसके इस कंसेप्ट को इस बारीकी से जो मैंने आपको बताया है, इसको बार बार पढ़ें और बार बार सुनने का प्रयास करते रहें, ताकि कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर रहे। फिर है अन्य पुरुषवाचक। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है, समझे, वक्ता और श्रोता, मतलब कि वक्ता और श्रोता के लिए न कहकर किसी तीसरे बात के लिए कर रहे हैं, तो वहां पर अपन कौन सा आएगा, अन्य पुरुषवाचक। जैसे वह, वे, उसका, उसकी, उसके, यह, ये, इसका, इसके आदि,
ये जो है अन्य पुरुषवाचक के उदाहरण रहेंगे। तो इस तरह से आपका ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ये यहाँ पर क्लियर रहता है। हमने 6 भेद पढ़े हैं और 6 भेद में से ये पहला भेद है। मैंने जो आपको चीजें बताई हैं जिसमें आपको लेकर जो कंट्रोवर्सी थी, जो विवाद था, वो आपको मैंने क्लियर कर दिया। और यहाँ पर आपसे लेकर तीनों ही चीजें अलग अलग निकलती है, जो निश्चयवाचक और मध्यम पुरुष और यहाँ पर निजवाचक। इस चीज का ध्यान रखना है, मध्यम पुरुष में आपको हमेशा आपका प्रयोग होगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ क्या बताएगा, आदर्श सूचक में। किसमें रहेगा, आदर्श सूचक में। इसका जो मध्यम पुरुष का जो मुख्य सर्वनाम होता है वो होता है मैं, अगर एक वचन की दृष्टि से है, और जैसे ही बहुवचन के बारे में बात होगी तो वो हम हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और अन्य पुरुष में मैंने आपको बता दिया था, यह, वह, ये, वे और एक है वो। इस तरह से ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो क्लियर होता है। अब नेक्स्ट बात आती है निजवाचक सर्वनाम की। निजवाचक सर्वनाम में हम बात करते हैं कि जहां कर्ता के लिए अपना, अपने आप, अपना है, अपने आप, स्वयं, खुद या आप शब्दों का प्रयोग किया जाए, वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। मैं अपना कार्य खुद करूंगा, मुझे अपने आप मेरा कार्य करने दो, इस तरह की स्थिति बनती है। मैंने आपको क्या बताया, यू न होकर सेल्फ की बात हो। किसकी बात हो, सेल्फ के बारे में जहां पर बात होगी वो निजवाचक सर्वनाम का ही उदाहरण होगा। यह है आपके सबसे सर्वप्रथम हमने बात की संज्ञा और सर्वनाम के मध्य मौलिक भेद की। फिर बात हमने 6 प्रकार के जो भी आपके सर्वनाम थे उसका एक संक्षिप्त परिचय दिया। तत्पश्चात हमने बात कर रहे हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों ही भेदों की, और उसके बाद बात की अपने निजवाचक सर्वनाम की। इस तरह से आज की अपनी जो कक्षा है वो यही तक रहती है, और ये प्रकरण कल हम इसको और आगे बढ़ाते रहेंगे। आशा है आप लोगों को अधिकतम समझ में आया होगा, और नहीं भी आ रहा है तो एकाग्रचित होकर इन कंसेप्ट्स को धीरे 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 आप पढ़ते रहें, बार बार पढ़ें। आपको जरूर ही मां सरस्वती जो है वरदान देकर विद्या रूपी धन आप पर बरसाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं कल।